वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। तो भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि ला लीगा में तो गेम्स हो नहीं रही हैं और ला लीगा में विंटर ब्रेक चल रही है और तकरीबन 4 या 5 जनवरी से वहां पर दोबारा से गेम स्टार्ट होंगी। लेकिन प्रीमियर लीग में तो अभी गेम जो है वो बड़ी जोरों शोरों के साथ चल रही है और स्पेशली जो गेम बहुत इंपॉर्टेंट थी इस वीकेंड के ऊपर वो थी लिवरपूल वर्सेस आर्सेनल की गेम। इस पे तो सारे फुटबॉल फैंस की नज़र लगी हुई थी क्योंकि एक क्लासिक किस्म की गेम होने जा रही थी। और उसके अलावा वेस्ट हैम वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऊपर भी लोगों की नज़रें लगी हुई थी, तो इनको कवर करने की कोशिश करेंगे। पहले बात कर लेते हैं वेस्ट हैम वर्सेस यूनाइटेड। वेस्ट हैम ने यूनाइटेड को 2-0 से हरा दिया और एक और बहुत बुरी परफॉर्मेंस थी यूनाइटेड की तरफ से। और यूनाइटेड की टीम जो है वो बहुत ही ज़्यादा बिखरी हुई नज़र आती है। अब मैंने पहले भी ये बात कही थी कि कभी ऐसा होता है कि यूनाइटेड किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे जाती है जब उनके फैंस एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होते कि यूनाइटेड जो है कुछ अच्छा परफॉर्म करेगी इस गेम में। लेकिन ऑन द अदर हैंड जहां पर उनसे एक्सपेक्टेशन लगाई जाती है कि यार यहाँ पर यूनाइटेड जो है वो रिजल्ट निकाल कर लेके आएगी और अ, 3 पॉइंट तो कम नहीं तो कम से कम 1 पॉइंट तो लेकर आएगी, लेकिन वहां पर फिर वही होता है कि काफी ज्यादा जो है डिसअपॉइंट करती है टेन हैग की टीम। अब वेस्ट हैम के साथ मैच इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि टेबल के ऊपर भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था दोनों टीम्स के दरमियान। और डेविड मोइस कोच करे थे वेस्ट हैम को। ये वही कोच हैं जब सर एलेक्स फर्गूसन छोड़कर गए थे तो डेविड मोइस ने जो है यूनाइटेड की कमान संभाली थी उस टाइम पे। और समहाउ इनकी रिकमेंडेशन भी सर एलेक्स फर्गूसन की तरफ से आई थी, लेकिन वो भी मैनचेस्टर यूनाइटेड में नहीं चल सके थे। अब मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो एक बड़ा अनवांटेड सा रिकॉर्ड जो है वो इस मैच से लेकर आई है कि 93 इयर्स के बाद पहली दफा ऐसा हुआ है कि यूनाइटेड ने क्रिसमस से पहले एक सीजन के अंदर 13 गेम्स जो है वो हारी हैं। तो एक और अनवांटेड रिकॉर्ड जो है टेन हैग की टीम के पास, टेन हैग के पास चला गया है। और यूनाइटेड के फैंस जो हैं वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है इस सारी सिचुएशन से। अब दूसरी बात कर लेते हैं लिवरपूल वर्सेस आर्सेनल। ये गेम ऑफ द वीक था, बहुत बड़ा गेम था और टॉप टेबल क्लैश था ये। और आप जानते हैं कि आर्सेनल ऑलरेडी जो है वो लीड कर रहा था टेबल के ऊपर और लिवरपूल अगर ये गेम होम पर जीत जाती तो वहां पर लिवरपूल के काफ़ी अच्छे चांसेस हो जाते कि वो एक बड़ा गेम भी निकाल लेती और टेबल पे टॉप भी कर जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लिवरपूल शुरू में काफ़ी स्लॉपी दिखी और उसी का फ़ायदा जो है वो आर्सेनल ने उठाया। पहले 4 मिनट के अंदर ही आर्सेनल ने थोड़े से वीक डिफेंडिंग का जो है वो फ़ायदा उठाया और गोल स्कोर कर दिया। और उसके बाद आर्सेनल ने सिट बैक किया और आर्सेनल काउंटर के ऊपर खेलना शुरू हो गई और आर्सेनल ने जो है वो ज़्यादा मौके नहीं दिए लिवरपूल को। लेकिन लिवरपूल की जो एक अच्छी बात है वो ये है कि लिवरपूल ने इस सीज़न के अंदर 9 गेम्स ऐसी हैं कि जहां पर उन्होंने कमबैक किया है, जो वो 1-0 डाउन पे चले गए थे और वहां से वो वापस आए। और मोहम्मद सलाह का एक बहुत ही खूबसूरत गोल था जो कि उन्होंने आर्सेनल के अगेंस्ट स्कोर किया और इस गोल के साथ वो टॉप 10 गोल स्कोरर्स में भी आ चुके हैं प्रीमियर लीग के, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि प्रीमियर लीग एक बहुत ही टफ कंपटीशन है और वहां पर अगर आप टॉप 10 में आ चुके हैं गोल स्कोरिंग में और जहां पर आपने सारा कैरियर भी नहीं खेला, क्योंकि अगर आप देखें कि रूनी ने अपने कैरियर का एक बहुत बड़ा टाइम वहां पर गुजारा है, हैरी केन ने एक बहुत बड़ा टाइम वहां पर गुजारा है, तो मोहम्मद सलाह जो है वो इतने टाइम से वहां पर थे भी नहीं। और लेकिन उन्होंने जो है जिस तरह की परफॉर्मेंस लिवरपूल के लिए दी है तो मतलब हैट्स ऑफ टू हिम। अब अगर हम टेबल की बात करते हैं तो टेबल पे बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन चुकी है क्योंकि आर्सेनल अभी भी टॉप पर है 40 पॉइंट्स के साथ और लिवरपूल 9 पॉइंट्स के साथ सेकंड पोजीशन के ऊपर है। और अस्टोन विला जिनके पास पूरा मौका था, अगर वो अपनी गेम जीत जाते कल को तो वहां पर वो लोग टेबल को टॉप भी कर जाते और मतलब 1 पॉइंट की लीड भी उनकी हो जाती, लेकिन उन्होंने इस मौके को गवा दिया। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें तो स्पर्स भी अभी भी टाइटल रेस में बनी हुई है, उन्होंने 36 पॉइंट्स लेकर अभी तक फोर्थ पोजीशन बना ली हुई है। और फिर आप अगर मैनचेस्टर सिटी की बात करते हैं तो उनके पास गेम इन हैंड है और आप जानते हैं कि मैनचेस्टर सिटी रिसेंट टाइम्स में कुछ इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाई है आपके प्रीमियर लीग में। और अभी अभी वो रिसेंटली क्लब वर्ल्ड कप भी जीत चुके हैं, तो उनके 34 पॉइंट्स हैं और 17 गेम्स में अगर वो गेम इन हैंड फॉर एग्जांपल जीत भी जाते हैं तो 37 पॉइंट्स के साथ वो फोर्थ पोजीशन के ऊपर आ जाएंगे।
लेकिन उसके नीचे अगर हम जाकर बात करें तो वेस्ट हैम यूनाइटेड, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया कि उन्होंने यूनाइटेड को हराया, तो वो इस टाइम के ऊपर 6 पोजीशन के ऊपर बैठे हैं, कि जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनके लिए। और फिर उसके बाद न्यूकासल, मैनचेस्टर यूनाइटेड और चेल्सी जैसे नाम जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, और ब्राइटन ऑफ कोर्स वो भी इसी लाइन के अंदर चली आ रही है। तो टॉप 10 टीम्स जो हैं वो प्रीमियर लीग में वो बहुत ही टफ कंपटीशन के साथ चल रही है। और मैं इसलिए एक बात हमेशा बोलता हूँ कि जब टॉप 10 टीम्स का आपस में क्लैश होता है तो वहां पर आप बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि कौन सी टीम जो है वो जीतेगी और कौन सी टीम, मतलब वो सारी टीम्स ऐसी हैं कि ऑन अ डे वो अपने ऑपोजिशन को हरा सकती हैं। तो इतने टफ और इतना जो है वो मज़ेदार कंपटीशन है वो प्रीमियर लीग। तो अब देखना ये होगा कि यहाँ से ये लीग कहाँ जाती है। आर्सेनल तो अभी 1 पॉइंट की लीड लेकर बैठी हुई है, लेकिन देखना ये होगा कि क्या पिछले सीजन की तरह आर्सेनल चोक तो नहीं करेगी, क्या इस सीजन में वो टाइटल निकालने में कामयाब हो पाएगी कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी होगा। जहाँ तक लिवरपूल की बात है तो लिवरपूल को एक बहुत अच्छा मौका मिला था दूसरा गोल स्कोर करने का, जहाँ पर वो एक ही डिफेंडर हमें नज़र आ रहे थे आर्सेनल के, लेकिन वहाँ पर 4 प्लेयर्स थे लिवरपूल के, लेकिन वो वाला पॉइंट, वो वाला जो चांस था वो भी लिवरपूल मिस कर गई और बार को लग के बॉल चला गया। तो अगर वो गोल स्कोर कर जाती लिवरपूल तो मेरे ख्याल से आज वो टॉप ऑफ द टेबल होती। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पॉइंट उन्होंने, ये जो गोल मिस किया है लिवरपूल ने इस पॉइंट के ऊपर, ये हो सकता है कि लिवरपूल जो है वो सीजन के आखिर में जाकर इस चीज को सोचे कि यार अगर ये गोल मिस ना होता तो शायद हम ये टाइटल जीत जाते। अब बात कर लेते हैं बार्सिलोना की। तो बार्सिलोना के भाईजान अरोहो के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जो आपके साथ शेयर करनी है, वो ये है कि अरोहो के आप जानते हैं कि ऑलरेडी बायर्न म्यूनिख काफ़ी ज़्यादा पीछे लगी है उनके, कि उनको वो साइन करना चाह रही है, लेकिन बार्सिलोना ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया है कि भाई इस विंटर मार्केट के अंदर जनवरी में तो आप अरोहो को बिल्कुल भी टच भी नहीं कर सकते। हाँ, समर के अंदर थोड़ा सा चांस है कि आप उनको जो है वो साइन कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा हैवी फी पे करनी पड़ेगी, जो कि बायर्न म्यूनिख जो है ऑलरेडी रेडी है पे करने के लिए। लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या बार्सिलोना समर के अंदर अरोहो को जाने देगी कि नहीं जाने देगी, और ये सब डिपेंड करता है बार्सिलोना की फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर। फिर दूसरी चीज़ ये कि आपके साथ 4-5 दिन पहले मैंने एक खबर शेयर की थी क्लाउडिया के बारे में, जो अर्जेंटीनियन प्लेयर हैं। उनके बारे में पहले खबर निकल के आई है कि भाई वो जो है अपना करंट अर्जेंटीनियन जो उनका क्लब है उसके साथ वो अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं कर रहे हैं, और वो मजीद 6 महीने वहाँ खेलेंगे और उसके बाद वो असेस करेंगे कि उनको क्या करना है, किस क्लब में जाना है। लेकिन अगर बार्सिलोना की बात की जाए तो बार्सिलोना से ये खबर निकल के आई है कि भाई बार्सिलोना के पास तो इस टाइम पर पैसा नहीं है उनको साइन करने के लिए। आपको बताता चलूं कि 25 मिलियन उनका रिलीज क्लॉज है और बार्सिलोना 30 मिलियन पे करना चाह रही थी, 5 मिलियन एक्स्ट्रा पे करना चाह रही थी, लेकिन बार्सिलोना इस पैसे को इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहती थी, जो कि उनके क्लब ने रिजेक्ट कर दिया। और इनको साइन करने के दौड़ में इस टाइम पे चेल्सी, आर्सेनल और भी बहुत सारे जो है यूरोप के क्लब्स लगे हुए हैं। तो अब देखना ये होगा कि क्या बार्सिलोना इनको साइन कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। और दूसरी जो खबर है और आखिरी खबर जो है आज की है वो ये है कि विटर रूक जो है वो 28 दिसंबर को बार्सिलोना आ जाएंगे और टीम को ज्वाइन भी कर लेंगे, और उनकी प्रेजेंटेशन जो है वो 3 जनवरी को की जाएगी, और 4 जनवरी को मोस्ट प्रॉबली हो सकता है कि वो बार्सिलोना की तरफ से अपना पहला गेम भी खेले। अब ये देखना होगा कि क्या बार्सिलोना की जो इस टाइम पे सिचुएशन चल रही है कि जहाँ पे वो फाइनल थर्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हैं, वो गोल स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, और बार्सिलोना जो है वो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा चांसेस क्रिएट करने वाली यूरोप में टीम है, लेकिन गोल मिस करने में भी वो सबसे ज़्यादा जो है उनका रेशो इस वक्त चल रहा है पूरे यूरोप में। तो क्या विक्टर रूकी के आने के बाद से बार्सिलोना को जो गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज जो क्रिएट कर रही है, क्या उस उनको वो गोल्स में कन्वर्ट कर पाएगी कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। और विक्टर रूकी के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि वो ला लीगा जैसी एक टफ कंपटीशन में, एक टफ लीग में आकर अपने आप को मनवाएंगे। उनको नो डाउट टाइम लगेगा, थोड़ा सा काफ़ी यंग प्लेयर है, लेकिन मेरे ख्याल में शायद लेवेंडोस्की के ऊपर भी थोड़ा सा प्रेशर आएगा कि अब उनकी जगह जो है वो बिल्कुल सिक्योर नहीं है। और मुझे ये भी लगता है कि विक्टर रूक भी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो उनको मौका मिलेगा लेवेंडोस्की से सीखने का भी, क्योंकि लेवेंडोस्की नो डाउट इस टाइम पर फॉर्म में बेशक नहीं है, लेकिन
बहुत ही लेजेंडरी प्लेयर वो अपने कैरियर के हिसाब से रह चुके हैं और उनका कैरियर जो है वो इस टाइम पे डिक्लाइन पे नज़र तो ज़रूर आ रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि विक्टर रूक के जैसे यंगस्टर के लिए उनका साथ होना बहुत ही बड़ी बात हो सकती है।